नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। हरियाणा विशेष की हम शुरुआत कर रहे हैं। पराली प्रबंधन और पराली ना जलाने को लेकर के सरकार किसानों को जागरूक कर रही है। यहां तक कि बेहतर प्रबंधन करने वाले पंचायतों के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। इसके बावजूद भी कई जगहों पर किसान चोरी छिपे पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। करनाल, टोहाना समेत कई जगहों पर हरसेक की मदद से पराली जलाने वाले लोकेशन ट्रेस भी किए गए हैं। प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन एक कारण पराली जलाने को भी माना जाता है। खासकर कोरोना के समय अगर धुआं वातावरण में फैलता है तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये डॉक्टर्स का मानना है। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं, बल्कि उसका बेहतर प्रबंधन करें। इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं। साथ ही उन पंचायतों के लिए इनाम की भी घोषणा की है जो रेड जोन में होते हुए बेहतर पराली का प्रबंधन करेंगे। यानी रेड जोन के जो पंचायत पराली नहीं जलाएंगे और प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 10 लाख, दूसरा 5 लाख और तीसरा 3 लाख का होगा। इस बाबत मुख्य सचिव बैठक कर चुके हैं और पराली के जीरो वार्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना भी बना चुके हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसान रात के समय चोरी छिपे पराली में आग लगा रहे हैं। करनाल में कृषि विभाग ने ऐसे 98 लोकेशन ट्रेस किया है जहां पराली चोरी छिपे जलाई गई है। कृषि अधिकारी का कहना है कि ऐसे किसानों पर कार्रवाई होगी जो जानबूझकर पराली में आग लगा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो एक्टिव फायर लोकेशंस हमारे प्राप्त हुए हैं वो 98 प्राप्त हुए हैं कि 98 जगह पर आग फार्मों में लगाई गई है। उनमें से 78 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये भी तफ्तीश करवा ली गई है कि ये किन किन फार्मर्स की ज़मीन है। तो इस कंडीशन में मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। अब ज़िले के अंदर 251 कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मशीन है और तकरीबन 25 इस साल हमारे पास बेलर भी आए हैं जो हमने किसानों को सब्सिडी पे दिए हैं। यानी कि मशीनों का कोई कमी नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर जो कोई किसान भाई जानबूझ करके या सिर्फ उसको आग के हवाले का प्रदूषण फैला करके दूसरे लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है या दूसरे किसान भी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कार्य का निश्चित तौर पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल ही नहीं, फतेहाबाद के टोहाना में भी 4 गाँव के 8 खेतों को कृषि विभाग ने ट्रेस कर कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दे दी है। कृषि विभाग के मुताबिक हरसेक सैटेलाइट से गाँव डांगड़ा, गाँव बिढ़ाई खेड़ा, जमालपुर, पीरथला सहित 8 जगहों की लोकेशन पुलिस को दी गई है। जाँच के बाद सब पर कार्रवाई होगी। में जो हरसेक द्वारा डेली एकल भेजी जा रही है और वो हमारी जो ग्राम स्तरीय टीम है वो मौके पर जाके इसका मुआयना करती है कि इसमें आगजनी है या नहीं है। तो लगभग अब तक 8 जगहों पर आगजनी पाई गई थी और वो 8 हमने जो ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी सूचना हमने थाने में दी है। तो कौन कौन सी जगह शामिल है सर इसमें? इसमें कुछ टोहाना प्रॉपर टोहाना के हैं, मिठाई खेड़ा है, नलौदा है, जमालपुर है, इस तरह के 8 केस आए हैं। और यंत्र भी काफ़ी हैं और किसानों को यही सलाह दी जाती है कि भाई वो कम से कम पराली में आग लगाएं। जितने यंत्र हैं पराली से गांठ बनवाएं या खेत में पराली को मिलाएं। तो ये हम किसानों को सलाह दे रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं। बात पलवल जिले की करें तो यहाँ भी पराली जलाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि फसल अवशेष प्रबंधन के उद्देश्य से 16 पंचायतों के 52 गाँव में कस्टमर हायरिंग सेंटर को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा 221 निजी कृषकों को भी फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं जो अन्य किसानों को किराए के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बावजूद भी जो किसान पराली जलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सख्त आदेश दिए हुए हैं कि पराली जलाने संबंधी कार्य जो कर रहे हैं किसान उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। इसके साथ तहत हमने पिछले 3 सीजनों में खरीफ 17, 18 और 19 में लगभग 300-325 किसानों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है, जिसमें से करीब हम 120 किसानों के विरुद्ध FIR दर्ज भी कराई है और बाकी किसानों से चालान भी लिया है। कस्टम हायरिंग सेंटर भी हमने इंडिविजुअलों को दे रखे हैं जो कि 18-19 में हमने 31 दिए थे और 19-20 में 21 अलग से सोसाइटी बनाई थी। तो कुल मिलाकर प्राइवेट्स को हमने 52 कस्टमर हायरिंग सेंटर दे दिए हैं और इस वर्ष भी करीब हम 20 से 25 जिन्होंने अप्लाई कराया उन सबको
कस्टम हायरिंग सेंटर, और जिन्होंने भी फसल अवशेष प्रबंधन के जो यंत्र हैं अप्लाई किया, उन सभी को फसल अवशेष प्रबंधन सब्सिडी पर दे रहे हैं। सरकार पराली न जलाने को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि पराली से ज्यादा प्रदूषण उद्योगों से होता है। पॉल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से होता है। अब बड़ी हैरानी की बात है, पंजाब में कोई किसान पराली जलाता है, उस पराली का धुआं पंजाब वाले का 300 किलोमीटर चल के दिल्ली में आकर के चैम्बर क्यों बनता है? क्या पराली के धुएं की वजह से चैम्बर बनते हैं? जो सारा साल रहता है पॉल्यूशन जो है, क्या सारा साल किसान पराली जलाता है? पराली की आड़ के अंदर किसान को परेशान करने की बात है। अगर पराली नहीं निकाली, हम कहते हैं मत जलाओ, हम भी कहते हैं ना जलाओ, लेकिन उसको कम से कम सरकार अपनी तरफ से वो इक्विपमेंट्स दे जिसकी वजह से वो पराली उसमें से बाहर आ जाए, उसकी सब्सिडी करे। उसकी सब्सिडी करने की बजाय इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जिनसे पराली निकल नहीं सकती बाहर। और वो भी उस वक्त का जो कृषि मंत्री था धनखड़, जब ये सारे इक्विपमेंट्स दिए गए थे, बाजार में लेने की बजाय अगर हम अपना बनवाते थे तो वो सस्ता पड़ता था। हमें 50% सब्सिडी के बाद भी बाहर से बनवाएं तो भी सस्ता था, तो इन्होंने तो उसमें भी डाके मारे थे। कुल मिलाकर पराली के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन ये प्रयास तब सफल होगा जब किसान जागरूक होंगे और पराली को न जलाकर उसका बेहतर प्रबंधन कर प्रदूषण कंट्रोल करने में सरकार का सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में खेती बचाओ यात्रा निकाली, तो अब कृषि कानूनों के पक्ष में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं। शुक्रवार को गोहाना में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। ट्रैक्टर यात्रा के जरिए किसान सरकार का धन्यवाद करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान संगठनों की ओर से बीजेपी नेताओं को भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान इस ट्रैक्टर रैली के जरिए कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब देंगे। गोहाना में विस्तारकों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री ने 10 अक्टूबर को रोहतक में होने वाली बैठक की जानकारी भी दी। जेपी दलाल ने कहा, उम्मीदवार को लेकर रोहतक में बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जो है किसान वर्ग है जो भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों के लिए जो बुलाए हैं, उसके लिए हमारे पास आवाज़ आई कि भाई जो ये रास्ता रोकने वाले, धरना देने वाले और जो किसानों के नाम पर जो कांग्रेस ड्रामे कर रही है, तो उसके जवाब देने के लिए यहाँ के लोकल किसान इस यात्रा को निकालने के लिए इच्छुक थे। हमने कहा भाई निकाल लो। और बहुत ज़्यादा जो है किसान उत्साहित है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है कि हमारी जो संख्या को, हमारी संगठन को देखने के लिए जुड़ रहे हैं। तो हमारे भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे यहाँ के सांसद को, सभी को बुलाया है। उनमें से बहुत सारे तो इस तरह को देखने के लिए पहुँचे। जी का कार्यक्रम बढ़ने की संभावना है और सोनीपत में हमारी कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मीटिंग भी है। जो कार्रवाई होती है तो हम सोनीपत में बैठ के करेंगे। मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे और मुझे संभावित लगता है कि मुख्यमंत्री जी गोहाना में भी करेंगे। इधर की बैठक थी। बड़ौदा के लोग जो है बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्साहित हैं और इंतजार में है कि जल्दी से जल्दी ये 3 तारीख आए, वो अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुने और यहाँ की जो बचे काम हैं उसको भी करवाएं। सरकार के अंदर वो हिस्सेदारी की पूरी इच्छा रखें।
और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जहां बीजेपी मंथन में जुटी हुई है, तो कांग्रेस भी उम्मीदवार को लेकर के मंथन कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास 25 लोगों के आवेदन भी आ चुके हैं जो बड़ौदा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि सभी आवेदनों को लेकर के प्रदेश प्रभारी मंथन करेंगे और पैनल बनाकर के आलाकमान को भेजेंगे, जिसके बाद उम्मीदवार का चुनाव होगा। मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी है, तो हमने कुछ बातें उस समय डिस्कस की और प्रभारी जी ने खुद कहा कि वो जो हमारे सीनियर नेता हैं सबसे अलग अलग उनकी राय ले लेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया वहीं से हो जाएगी और जल्दी ही हम नाम भेजेंगे हाईकमांड को और वहाँ से एक नाम पर, एक उम्मीदवार पर। और उपचुनावों को लेकर के बीजेपी मंथन में जुटी हुई है। बड़ौदा उपचुनाव में जीतने के लिए रणनीति बनाने में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति बना रही है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गुरुग्राम में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात कर एक बैठक की और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के तमाम सदस्यों से ये कहा गया कि वो बिहार में रह रहे अपने रिश्तेदारों के साथ वहां जाकर वहां के लोगों को जागरूक करें, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से किए गए विकास कार्यों के बारे में भी वहां जानकारी दें। और इस बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास मुलाकात की हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार बात हो रही है, पहले किसानों की बात कर लेते हैं, बड़ौदा की बात करेंगे आपसे। कह रहे हैं राहुल गांधी तो कहते हैं कि धोखा दिया है किसानों को, कोरोना काल में इस तरह का अध्यादेश ला के, इस तरह का कानून ला के, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ना एमएसपी ना एजेंसियों को जिस तरह से बात उनको आशंका थी, खरीद भी नहीं हो रही है, ये आरोप है। दोनों का जवाब। मुझे लगता है कि आप कवर करें और दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि एमएसपी पे खरीद हो रही है। हजारों टन अनाज प्रतिदिन खरीदा जा रहा है, पहले भी एक एक दाना खरीदा, आगे भी एक एक दाना खरीदेंगे। अब कांग्रेसी लोग इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। यही कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा चैप्टर 7 में 11 पॉइंट में कि हम एपीएमसी एक्ट में सुधार करेंगे, किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का मौका देंगे। उसके 21 नंबर पैराग्राफ में इन लोगों ने लिखा कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में इसी प्रकार का रास्ता निकालेंगे, छूट देंगे। यही लोग हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उसमें से, बहुत सी पॉलिटिशियन है। कई बार बड़ी हैरानी होती है मेरे को, उनकी अपनी खुद की कमेटी की रिपोर्ट जिसके पेज नंबर 20 पे नहीं पढ़ा हो तो फिर से पढ़ ले में, और पैराग्राफ नंबर 5.13। अब रिपोर्ट हुड्डा साहब ने खुद नहीं लिखी होगी, मैं तो ये मानता हूँ, किसी और ने उनके नाम से लिख दी होगी, ये तो मैं नहीं मानता। और उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो यही सब बातें लिखी हुई हैं। आप कपिल सिब्बल का भाषण सुनिए, क्या बोलते हैं लोकसभा में। आप अजय माकन का भाषण सुनिए जो घोषणा पत्र रिलीज करते हुए बोलते हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा का भाषण सुनिए संसद में। अब इनको मैं क्या कहूँ, विचार बदलू शब्द भी तो मुझे लगता है कम पड़ता है। एक एक मंडी में खरीद होने लग रही है, बाजरे की खरीद हो रही है, धान की खरीद हो रही है। पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जितना आएगा एक एक दाना खरीदेंगे। आप कह रहे हैं किसानों को लेके बिल्कुल भरमाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, धनखड़ साहब, पहला उपचुनाव हो रहा है आपके नेतृत्व में, कांग्रेस की तरफ से 18 आवेदन आ ही गए हैं, टिकट फाइनल हो जाएगी, क्या स्थिति है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है वो 10 तारीख को सोनीपत में बुलाई है, और हमारे जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे इलेक्शन के इंचार्ज हैं, जेपी दलाल जी हमने लगाए हैं प्रदेश की तरफ से। हमारे वहाँ के सांसद हैं रमेश चंद्र कौशिक जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जिनको हमने उस विधानसभा का जिले लोकली वहाँ पर इंचार्ज बनाया हुआ है धर्मवीर नादल जी।
इन सबको मैंने कहा है कि इलेक्शन कमेटी के सामने जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबकी जो भी रिपोर्ट आपके पास है वो लेकर आइए। तो ये सभी उम्मीदवारों की रिपोर्ट वहाँ लेकर पहुँचेंगे और जो हमारी प्रदेश की चुनाव समिति है उसके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे। उस पर प्रदेश की चुनाव समिति विचार करेगी और उस पर जो विचार होगा उस विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी का तरीका ये है कि हम केंद्र में अपनी केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष उसको लेकर जाते हैं। तो जो वहाँ से विचार विमर्श होकर जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिन उम्मीदवारों के पक्ष में, उनके नाम लेकर हम केंद्र के सामने जाएंगे और केंद्र उस पर से फैसला करता है। केंद्रीय चुनाव समिति जब निर्णय करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट का वितरण हो जाएगा। बीजेपी जीत जाएगी बड़ौदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जैसे मैं कहूँ कि एक उपचुनाव हमारे 3 बार कांग्रेस लगातार मनोहर, मैं बताऊं, ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ विजयी हुई हो ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी हमारे लिए एक अवसर है। उनके लिए चैलेंज है वो अपनी सीट बचा के रखें। जैसे लोकदल की सीट थी, जीत चैलेंज उनके लिए था, मेरे लिए एक अवसर के रूप में आया है और हम लगे हैं पूरे जोर से इस अवसर को अपनी उपलब्धि के रूप में बदलें। तो हम उस पर हमारी टीम काम कर रही है और मुझे लगता है कि बड़ौदा के लोग वो विकास चाहते हैं और बड़ौदा के लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि विकास तो बीजेपी के साथ है, क्योंकि खजाने की चाबी 4 वर्षों तक केंद्र की भी और चंडीगढ़ की भी हमारे पास है। ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि विकास पे चुनाव लड़ेगी बड़ौदा में। और दूसरी बड़ी बात यही है, किसानों को मुद्दे को लेकर लगातार उनका कहना है कि दरअसल एक तो मुद्दे नहीं है और दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। और अनलॉक 5 में भी हरियाणा रोडवेज की बसें 5 राज्यों में नहीं जा पा रही हैं और इसको लेकर के जहां लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग 1000 रुपए में गाड़ी कर दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन बसें नहीं। ये दिल्ली सरकार की छोटी सोच है। कोरोना का संक्रमण ज्यादा न बढ़े, इसके लिए लॉकडाउन में बसों के परिचालन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अनलॉक 5 में बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हरियाणा रोडवेज की बसें 5 राज्यों में नहीं जा पा रही है। दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। अभी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पहाड़ी का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, जहां हमारी बसों की भी शुरुआत नहीं हो पा रही। और जब बसों की शुरुआत वो परमिशन देंगे तब हम बसों को पूरी को चला देंगे। अब तो सब कुछ खुल गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने हरियाणा की बसों की एंट्री बंद कर रखी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हरियाणा और दिल्ली के बीच बेटी रोटी के रिश्ते को बिगाड़ना चाहती है। जब सब खुल गया है तो हरियाणा की बसों को दिल्ली जाने से नहीं रोकना चाहिए। केंद्र ने खोल दिया, प्रदेशों ने खोल दिया। अब दिल्ली में प्राइवेट बस से तो जा सकते हैं। हरियाणा का आदमी दिल्ली में 1000 रुपए की गाड़ी तो खर्च कर, और दिल्ली का गरीब आदमी 1000 रुपए की गाड़ी करके किराए पे वो हरियाणा में आ सकता है, पर बस की हरियाणा रोडवेज की 20 रुपए की टिकट से दिल्ली में नहीं जा सकता। आप देखिए ना, दिल्ली सरकार का हाल, वो गरीबों की बात करती है। गरीब आदमी को अगर हरियाणा में आना है, हरियाणा में गाड़ी तो लेके जा सकता है प्राइवेट। हरियाणा रोडवेज की बस जाती है, उससे परेशानी है। 20 रुपए दिल्ली में आ जा सकता है। दिल्ली के सारा हरियाणा लगा हुआ है। दिल्ली के लोग हरियाणा से संबंध है, हमारे रोटी बेटी का संबंध है आपस में। रोज सुबह लोग बाजार मार्केटिंग करते हैं। एक व्यापारी 1000 रुपए खर्च कर रहा है, पर 20 रुपए की बस से नहीं जा सकता दिल्ली के लिए। ये हालत खराब है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जब सब कुछ देश में खुल गया तो सब खुलना चाहिए। दरअसल 5 राज्यों में हरियाणा की बसें नहीं चलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अंबाला से पंजाब जाने के लिए यात्री शंभू बॉर्डर पर पूरे दिन परेशान दिखते हैं। अंबाले से आए हैं, राजपुरा में जाना है, लेकिन राजपुरा में कहते बस नहीं जा रही जी, इसलिए यहाँ वहाँ रुकेगी नहीं। कब राजपुरा बाई एयर तो जाएगी नहीं बस। हाँ जी, बस अच्छा, हमारा किराया पहले कम था, अब दोगुना तो किराया हो गया। हाँ जी, तो पब्लिक का प्रॉब्लम तो पब्लिक को है, बस कोई नहीं है। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा राजपुरे, रुकूंगा नहीं, ये बोलता मैं नहीं रुकूंगा, तो फिर सवारी कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ जाएगी। और हम जी यूपी से आए हैं जी, और हरियाणा से अम्बाला से बैठे हैं जी,
और यहाँ आके रोक दी जो गाड़ी, यहाँ आगे पहुँचाते नहीं, यहाँ से समस्या बन रही है, छोटे छोटे बच्चे साथ में। हैरानी की बात यह है कि किसी भी अन्य राज्य से हरियाणा होकर पंजाब जाने वाली निजी बसों पर कोई रोक टोक नहीं है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद हरियाणा रोडवेज के इंस्पेक्टर ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से हरियाणा रोडवेज की एंट्री की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली है। जिन्होंने हमारे को मतलब ये आगे बॉर्डर क्रॉस करने की आगे आज्ञा नहीं, परमिशन नहीं मिली है। इस करके हम अपने अम्बाला कैंट से और सवारियों की समस्या को देखते हुए पहले बॉर्डर से पीछे सवारी उतारते थे ताकि परेशान हो। फिर हम सवारियों की और परेशानी को देखा, जो बच्चे बूढ़े जो कई किलोमीटर चल के आगे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी बसों में बैठते थे स्टेट की, उनकी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने अधिकारियों से परमिशन लेके और या अपने जो टोल टैक्स अधिकारी है उनसे मतलब परमिशन लेके भाई हम तो ये गाड़ियाँ आगे लेके आए हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही कोरोना का हवाला देकर हरियाणा की सरकारी बसों को पंजाब में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे हों, लेकिन सवाल ये कि क्या कोरोना सिर्फ सरकारी बसों के जरिए ही पंजाब में दाखिल होने से फैलेगा, क्योंकि पंजाब में अन्य राज्यों से आ रही निजी बसों पर कोई रोक टोक नहीं है। अब देखना है कि 5 राज्यों में हरियाणा की बसें चलनी कब से शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना काल में प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस कम हो चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं लग पाए, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिलेबस को 30% तक कम किया गया है, जिसको बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। बोर्ड ने अध्यापकों को भी निर्देश दे दिए हैं कि नए सिलेबस के हिसाब से कक्षाओं में तैयारी करवाएं। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।